हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गीक साइड है। दिस द सीरीज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। तो हम सेकंड पार्ट में कहाँ पे पहुंचे थे? हम स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को डिस्कस कर रहे थे। फिर हमने उसी में देखा कि आगे कैसे मूवमेंट बढ़ी। फिर मुस्लिम लीग का भी हमने देखा कि कौन कौन से लीडर उससे रिलेटेड थे। तो अब हम आज का लेक्चर जो है उसमें हम देखेंगे गवर्नमेंट रिप्रेशन एंड एनलमेंट ऑफ पार्टीशन। किस तरह से गवर्नमेंट ने इस स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट को, जो किसके अगेंस्ट थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में कौन सी मूवमेंट उठाई गई थी? स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। इसको कैसे रिप्रेस किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, और फिर एनलमेंट ऑफ पार्टीशन भी किया गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। After 1907 split, Congress committed to the goal of self-government within the British Empire and to the use of constitutional methods only to achieve this goal. हमने अच्छे से देखा कि किस तरह से कांग्रेस में स्प्लिट हो गया बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स। रीजन क्या थे वो हमने अच्छे से डिस्कस किए। तो जब 1907 में स्प्लिट हो गया तो उस टाइम पे कांग्रेस में ज्यादा लीडर्स किसके थे? वो थे मॉडरेट्स। भले ही स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट ज्यादा लोग किनके पीछे चलने लगे थे? एक्सट्रीमिस्ट्स के पीछे, लेकिन लीडर्स कम थे। जब 1907 में स्प्लिट हो गया तो फिर से डोमिनेंट कौन हो गए? मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स ने जल्दी किस बात पे ध्यान दिया? गोल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। उन्होंने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई दंगा वंगा नहीं करना है, कोई प्रोटेस्ट नहीं करना है गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको बोला था कि आपको काउंसिल रिफॉर्म्स दिए जाएंगे। अगर आप शांति से बैठोगे तो बहुत ज्यादा काउंसिल रिफॉर्म्स आपको मिलेंगे। जैसे कि हम 1909 की बात करते हैं, 1919, इस तरह से गवर्नमेंट इनको रिफॉर्म्स देते थे। तो इन्होंने जल्दी बोला कि हम सेल्फ गवर्नमेंट मांगेंगे, स्वराज की बात करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स यूज करेंगे। कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो क्या चाहते? वो बोलते थे कि हम स्वदेशी बॉयकॉट को मास मूवमेंट बनाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ? एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स फिर से अलग हो गए। तो अब क्या करेगा? गवर्नमेंट इन पे अटैक करेगा, एक्सट्रीमिस्ट्स पे। तो उनको लगा कि अब तो ये हमारे अंडर आ गए, ये तो अब हमारी ही मानेंगे, तो एक्सट्रीमिस्ट्स को अब दबाने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब सारा का सारा जो भी पावर यूज करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो किन पे करेगा? एक्सट्रीमिस्ट्स पे। तो गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ मैसिव अटैक ऑन द एक्सट्रीमिस्ट्स बिटवीन 1907 एंड 1911। तो अब सारा काम किस पे करना है? अब उनको सिर्फ ये बोलना है कि मास मूवमेंट की जो बात करे तो वो तो एक्सट्रीमिस्ट्स, अब इनको सिर्फ दबाना है। तो इनको दबाने के लिए क्या क्या किया गया? सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट पास किया गया। यानी कि अगर किसी ने कोई बात कहीं पे की गवर्नमेंट के खिलाफ तो उस पर सेडिशन लगाया जाएगा, जो कि आजकल भी लगाया जाता है। इंडियन न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908। जैसे कि हमें पता है बाल गंगाधर तिलक का केसरी एंड महाराष्ट्र न्यूज़पेपर्स थे, तो वो उनमें लिखता था। जैसे कभी कभार रेवोल्यूशनरीज भी इसी पीरियड में आए थे, जो जिन्होंने हथियार उठाए थे, जो मिलिटेंट नेशनलिज्म हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में भी वो लिखता था। तो अगर कोई लीडर अखबार में लिखता था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ब्रिटिश के खिलाफ लिखता तो उसके लिए क्या किया? इंडियन न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस एक्ट 1908 पास किया गया। यानी कि हर तरह से इनको जकड़ेंगे। इंसान बात करेगा तो उस पर सेडिशन, न्यूज़पेपर कुछ काम करेगा तो उस पर भी एक्ट लगाया जाएगा। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908, इसी तरह इंडियन प्रेस एक्ट 1910। यही सब चीजें होते हैं। इंसान काम करेगा उस पर एक्ट लगाओ, प्रेस काम करेगा उस पर एक्ट लगाओ, तो इस तरह से सारी मूवमेंट को दबा दिया जाएगा। तो ये सारे एक्ट्स है जो इस टाइम पे पास किए गए और मूवमेंट को दबाया गया पूरी तरह से, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स उतने ज्यादा नहीं थे, तो उनको दबाना बहुत आसान हो गया जब वो मॉडरेट से अलग हो गए। तिलक वाज ट्राइड इन 1909, क्योंकि हम आगे जाके जब रेवोल्यूशनरीज का काम देखेंगे कि कहां कहां पे उन्होंने अटैक्स किए, तो इसी अटैक में एक बॉम्ब हुआ था जो हम चापेकर ब्रदर्स पढ़ेंगे, उन्होंने अटैक किया था। सॉरी, आगे जाके हम देखेंगे किसने अटैक किया था। बॉम्ब एक फेंका गया था, वो एक पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए फेंका गया था, लेकिन उसमें 2 यूरोपियन वुमेन मर गई थी। तो उसी पे बाल गंगाधर तिलक ने उस पे कुछ लिखा था, तो उस पे उसको ट्राई किया गया, यानी कि उस पे मुकदमा चलाया गया और फिर उसको उस चीज के लिए 6 साल की
सजा दी गई और उसको कहाँ भेजा गया, मंडाले बर्मा जेल में उसको भेजा गया। तो ये यहाँ पे डेट आपको याद रखना है कि कहाँ कब जाके उसको जेल दी गई, 1909 की बात है ये। अरबिंदो एंड बिपिन चंद्र पाल रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। जब बहुत ज्यादा इन पे अत्याचार हो गए तो अरबिंदो घोष ने और बिपिन चंद्र पाल ने, जो कि लाल बाल पाल हम पढ़ते हैं, तो इन्होंने क्या किया, अब इनकी बात आ रही है तो ये रिटायर्ड हो गए किससे, पॉलिटिक्स से। कौन, बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष। लाला लाजपत राय चले अब्रॉड, लंदन चले गए, फिर ये वहीं से काम करेगा। तो इस तरह से अब क्या हुआ, जो भी मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे या तो रिटायर हो गए पॉलिटिक्स से। बाल गंगाधर तिलक मेन था तो उसको जेल दी गई। लाला लाजपत राय थे तो ये कहां पे चले गए, लंदन चले गए। तो इस तरह से जो मूवमेंट बाइकॉट, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट थी, लोग ज्यादातर किसके पीछे चलने लगे थे, एक्सट्रीमिस्ट्स के पीछे। अब वही मूवमेंट क्या बन गई, लीडरलेस, क्योंकि लीडर सब कोई रहा नहीं, कोई लीडर रहा नहीं। तो इस तरह से अब मूवमेंट ठप करके बैठ गई। After 1908, the national movement as a whole declined for a time. In 1914, Tilak was released and he picked up the threads of the movement. क्योंकि जो मॉडरेट्स थे उन्होंने क्या बोला था, हम सिर्फ बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे, हमें कोई पंगा नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो नेशनल मूवमेंट थी ब्रिटिश के खिलाफ वो 1908 के बाद ठप करके बैठ गई, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक कहाँ चले गए, जेल चले गए। लाला लाजपत राय कहाँ, बाहर चले गए। इसी तरह अरबिंदो बिपिन चंद्र पाल रिटायर हो गए। फिर 1914 में जब इसको छोड़ दिया जाता है, फिर से स्टार्ट करता है नेशनल मूवमेंट, यानी कि ब्रिटिश के खिलाफ बगावत फिर से स्टार्ट करता है। मोरले मिंटो रिफॉर्मर्स इसी पीरियड में लाए गए 1909। ये किस लिए लाए गए, क्योंकि मॉडरेट्स ने बोला था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यूज करेंगे, हम कोई पंगा नहीं करेंगे। तो उनको भी तो खुश करना था। इसी को बोलते थे कैरेट एंड स्टिक, एक हाथ में गाजर एक हाथ में लाठी। कैरेट दी गई मॉडरेट्स को, लाठी दी गई एक्सट्रीमिस्ट्स को। इस तरह से इंडिया को रखा गया था अपने अंडर। तो यहाँ पे कुछ देखते हैं इसमें क्या लाया गया था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, या मोरले मिंटो रिफॉर्म क्यों बोला जाता है। मोरले उस टाइम पे क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और मिंटो क्या था, ये था वाइस रॉय। नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन इंपीरियल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इंक्रीज, इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल्स सेटल इन माइनॉरिटी। भले ही जो इसके मेंबर्स, इंडियन मेंबर्स बढ़ाए गए, किसमें, जो इंपीरियल, चाहे सेंटर की लेजिस्लेटिव असेंबली थी या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उनमें मेंबर्स बढ़ाए गए, लेकिन इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल्स सेटल इन माइनॉरिटी। जो नॉन ऑफिशियल्स थे, जिन इंडियंस को इलेक्ट किया जाता था लोगों के द्वारा, वो फिर भी माइनॉरिटी में थे। ज्यादा कौन थे, नॉमिनेटेड, जिनको ब्रिटिश नॉमिनेट करते थे, अपने मतलब के लोगों को चुनते थे ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो फिर भी इलेक्टेड क्या रहते थे, माइनॉरिटी में। तो उनका कोई डिसीजन फिर पास भी नहीं होता था। नॉन ऑफिशियल्स टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली, 10 इलेक्शंस इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो नॉन ऑफिशियल्स थे, इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था। पहले लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुनते थे, फिर वही आगे जाके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए लोग चुनते थे। तो यहाँ पे इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, भले ही इनडायरेक्टली था लेकिन यूज किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस फॉर मुस्लिम्स, क्योंकि सारा खेल किस पे था, 1906 का बंगाल को डिवाइड करना है हिंदू मुस्लिम और लैंग्वेज के बेसिस पे। तो मुस्लिम्स को बोला गया था आपको मेजॉरिटी एरिया मिलेगा एक बंगाल, वहां पे आप ठीक ठाक रूल करोगे। तो उनको फिर दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस फॉर मुस्लिम्स, यानी कि सिर्फ मुस्लिम्स ही उस एरिया में इलेक्शन के लिए उठ सकते हो और मुस्लिम्स ही उन पे क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। मुस्लिम रूलर उठेगा या इलेक्ट कैंडिडेट उठेगा और उसको मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। लेजिस्लेचर्स को पास रेजोल्यूशन। अब ये जो लेजिस्लेचर, यहाँ पे लेजिस्लेचर जैसे आजकल पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर्स वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, ये इंडियंस की बात है। आस्क क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन, वोट सेपरेट आइटम्स ऑफ द बजट, बजट के कुछ हिस्सों पे वो वोटिंग कर सकते थे। ये 1909 में हुआ था, क्योंकि मॉडरेट्स को खुश करना था। वन इंडियन टू बी ऑन वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जैसे आजकल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन रखना था। ये थे 1909 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस।
अब बात करते हैं एनलमेंट ऑफ पार्टीशन। एट लास्ट इसको पार्टीशन ऑफ बंगाल जैसे बोला गया था कि ईस्टर्न वेस्टर्न बंगाल बनाया जाएगा, उसको एनल क्यों गया, कैंसल क्यों गया, 1911 में एनल किया गया। यानी कि जो जैसे बोला गया था कि बंगाल को पार्टीशन करेंगे वो फिर नहीं किया गया। वो क्यों किया गया था, एक्चुअली यही पीरियड जो हमने देखा कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को क्या किया गया, बाल गंगाधर तिलक को रखा गया जेल में, लाला लाजपत राय चले गए बाहर, और अरविंदो और बिपिन चंद्र पाल रिटायर हो गए फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। इस तरह से जो मूवमेंट क्या होगी, लीडरलेस। तो जो लोग या जो यूथ उस टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के पीछे चले थे, अब जब वो लीडरलेस हो गई वही मूवमेंट, तो कुछ यूथ था, कुछ जवान थे जिन्होंने हथियार उठाए, और यहां से स्टार्ट हो जाता है मिलिटेंट नेशनलिज्म या रेवोल्यूशनरीज, यहां से स्टार्ट हो जाएंगे जिन्होंने हथियार उठाए, क्योंकि उनके पास कोई लीडर नहीं था। उन्होंने फिर बोला कि एक्चुअली अब कुछ नहीं होगा, ऐसे शांति बैठने से कुछ नहीं होने वाला। फिर इस टाइप पे बहुत ज्यादा अटैक्स होने लगे, पुलिस ऑफिसर्स पे, जजेस पे बहुत ज्यादा अटैक्स होने लगे या रॉबरीज होने लगी। तो उसी चीज को रोकने के लिए एक्चुअल में बोला गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल किया गया, क्योंकि उनको लगा था एक्चुअल यहीं से स्टार्ट हो गई ये रेवोल्यूशनरीज, जिसकी वजह से मुस्लिम पॉलिटिकल एलिट को बहुत ही बड़ा शॉक मिला था। क्योंकि एक्चुअली में उनको बोला गया था आपको एक मेजॉरिटी एरिया दिया जाएगा जहां पे मुस्लिम्स होंगे, तो वहां पे आप ठीक ठाक कैंडिडेट उठा सकते हो, रूल कर सकते हो वैसे जैसे पहले इंडिया में करते थे, क्योंकि आप यहीं के किंग विंग थे। तो मुस्लिम्स को वहां पे बहुत ही ज्यादा शॉक लगा। इट वॉज डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल टू दिल्ली एज अ सॉफ्ट टू द मुस्लिम्स। लेकिन ये बोला गया कलकत्ता में कैपिटल थी, अब बोला गया ये कहाँ पे शिफ्ट की जाएगी, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में मुगल्स का भी किंग वगैरह बैठता था, जो कि मुस्लिम प्रेस्टीज यहाँ पे मानी जाती थी। तो मुस्लिम्स को एक्चुअल में ये ऐसे ही उनको शांत करने के लिए बोला गया कि अब कैपिटल हम दिल्ली शिफ्ट करेंगे। अब क्या किया गया, यहाँ पे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसको क्या किया गया, सिर्फ इतना किया गया, बिहार एंड उड़ीसा अलग किया गया, क्योंकि ये भी पहले उसमें शामिल था, अब इसको अलग किया गया, और आसाम को अलग किया गया। बाकी वैसा का वैसा ही रह गया। आसाम को सेपरेट प्रोविंस बनाया गया और बिहार और उड़ीसा को बंगाल से आउट किया गया। बाकी जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का बोला था कि ईस्टर्न वेस्टर्न बंगाल बनाएंगे, वो नहीं हुआ। तो इस तरह से एक स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट को भी सप्रेस किया गया, और फिर एनलमेंट रेवोल्यूशनरीज को रोकने के लिए ऐसा बंगाल को पार्टीशन किया गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट देखेंगे, कौन कौन से इंसिडेंट हो गए जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनका एक डिटेल लिस्ट बनाएंगे, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं इसी पीरियड से स्टार्ट करके। तो होप आपको लेक्चर पसंद होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।